आज हम बलबन के विषय में देखेंगे। बलबन जो था इसका वास्तविक नाम था बहारुद्दीन। बलबन का वास्तविक नाम था बहारुद्दीन और इसके पिता 10,000 परिवारों के खान थे। यानी बलबन जो था वास्तविक नाम बहारुद्दीन था, इसके पिता 10,000 परिवारों के खान थे और इसे युवावस्था में मंगोल लोग पकड़ कर ले गए। इसे युवावस्था में मंगोल लोग पकड़ कर ले गए और गजनी में इसे ख्वाजा जमालुद्दीन के हाथों बेच दिया। गजनी में इसे ख्वाजा जमालुद्दीन के हाथों बेच दिया। जमालुद्दीन ने इसे दिल्ली में लाकर इल्तुतमिश के हाथों बेच दिया। इल्तुतमिश के हाथों बेच दिया और ये बहारुद्दीन जो था एक होनहार और कहना चाहिए कि प्रतिभाशाली युवक था। इल्तुतमिश ने जब 40 मंडल का गठन किया था, ये उसका सदस्य था। कौन? बहारुद्दीन। अच्छा, रजिया के विरुद्ध जब बहराम शाह ने विद्रोह किया था तो उसमें बहराम शाह का साथ दिया था और जिसके परिणाम स्वरूप इसे हांसी और रेवाड़ी की जागीरें प्राप्त हुई थी। 1246 में जब सुल्तान नासिरुद्दीन महमूद के शासन काल में मंगोलों ने आक्रमण किया था, तब बलबन ने इस मंगोलों के आक्रमण का वीरता से सामना किया था और इसे असफल कर दिया था, जिससे प्रसन्न होकर नासिरुद्दीन महमूद सुल्तान ने इसको अपना परामर्शदाता नियुक्त किया था और बाद में बलबन ने अपनी पुत्री का विवाह नासिरुद्दीन महमूद के साथ कर दिया था। नासिरुद्दीन महमूद ने बलबन को उलुग खां की उपाधि प्रदान की थी और वो सुल्तान का प्रतिनिधि हो गया था। यानी सुल्तान ने इसे बलबन को अपना प्रतिनिधि नियुक्त किया था। अच्छा, बलबन जो था अब सल्तनत का सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति हो चुका था। बाकी इससे अमीर इससे ईर्ष्या करने लगे बलबन से और बलबन ने इनका कुशलता के साथ दमन किया। सुल्तान नासिरुद्दीन महमूद, ये नाम यहां पर आता है हमारे पास में, सुल्तान नासिरुद्दीन महमूद के चूंकि इसके कोई पुत्र नहीं थे, अतः इन्होंने नासिरुद्दीन महमूद की मृत्यु के बाद अमीरों ने सर्वसम्मति से बलबन को सुल्तान बनाया और बलबन सुल्तान बनता है 1266 में और 1266 से 1286 तक 20 वर्षों का शासनकाल था बलबन। अब बलबन ने जब सिंहासन पर बैठा तो इसने कौन कौन से कार्य किए, हम उनको एक बार यहां पर चर्चा करते हैं। तो बलबन के जो आते हैं कार्य, सबसे पहले 40 मंडल का जो गठन किया था इल्तुतमिश ने इसको समाप्त कर दिया। 40 मंडल के गठन को समाप्त किया था क्योंकि इसके जो अमीर थे, इस मंडल के जो सदस्यों में जो अमीर वर्ग जो था, वो अपने निहित स्वार्थ के लिए भ्रष्टाचार को बढ़ावा देने लगा था। इसके अलावा बलबन ने यहां पर विद्रोहों एवं मंगोलों के आक्रमण से बचने के लिए या उनका सामना करने के लिए दीवान ए अर्ज नामक एक सैन्य विभाग की स्थापना की थी। यहां पे क्या होता था कि सुल्तान के विरुद्ध जितने भी विद्रोह होते थे या मंगोलों का आक्रमण होता था, उनका कुशलता से सामना करने के लिए दीवान ए अर्ज नामक एक सैन्य विभाग की स्थापना की थी। और जो यहां पे एक नाम आता है इमादुल्ला जो था, ये सैन्य विभाग का ये जो था प्रमुख था, यानी दीवान ए अर्ज विभाग का ये प्रमुख था। और बलबन की जो उत्कृष्ट सैन्य शक्ति जो थी या सैन्य व्यवस्था थी, उसका श्रेय इमादुल्ला को जाता है। ये आपको नाम याद रखना है। ये इमादुल्ला एक कहना चाहिए कि बलबन के
काल में एक महत्वपूर्ण व्यक्ति था दीवान ए अर्जित का विभाग का। इसके अलावा सैनिकों को नगद वेतन देने की व्यवस्था प्रारंभ की। बलबन ने अब यहां पे सैनिकों को नगद वेतन देने की व्यवस्था प्रारंभ की तथा असक्षम एवं वृद्ध सैनिकों को पेंशन इत्यादि की व्यवस्था करके उनको सेवा मुक्त किया। यानी यहां पर जो था अब नगद वेतन दिया जाने लगा सैनिकों को, और जो असक्षम एवं वृद्ध सैनिक थे उनको वहां पे सेवा मुक्त कर दिया। इसके अलावा यहां पर एक सशक्त गुप्तचर विभाग की स्थापना की थी। सशक्त गुप्तचर विभाग की स्थापना की थी। यह विभाग सल्तनत की सभी सूचनाएं बलबन तक पहुंचाते थे। अच्छा, इस विभाग की स्थापना से अमीरों में इतना भय व्याप्त था कि सुल्तान के विरुद्ध कोई भी कार्य करने से डरते थे। इसके अलावा सल्तनत में यहां पर बलबन ने डाकुओं के भय से जनता को मुक्त करवाया। डाकुओं के भय से जनता को मुक्त कराया। दिल्ली के आसपास का जो क्षेत्र था यहाँ पे जंगलों की सफाई करके यहाँ पे सरायों का और सड़कों का निर्माण किया और ये डाकुओं का अंत किया। इसके बाद यहाँ पे जो था ईरानी त्योहार नवरोज उत्सव मनाने की परंपरा की शुरुआत की थी। ये जो था ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है। नवरोज उत्सव बलबन के शासनकाल में प्रारंभ हुआ था। बलबन ने लौह एवं रक्त की नीति का पालन किया था। लौह एवं रक्त की नीति का, लौह एवं रक्त की नीति का पालन करना जो था बलबन की नीति में था। इसके अंतर्गत विरोधियों को कठोर दंड दिया जाता था एवं इनके आश्रितों को दास बनाकर रखा जाता था। इसके अतिरिक्त यहां पर बलबन के शासन काल में अमीर खुसरो और अमीर हसन, ये दो नाम आते हैं यहां पर। अमीर खुसरो एवं अमीर हसन को संरक्षण प्राप्त था। अमीर हसन ने ये जो था यहां पर अमीर खुसरो के साथ में मिलकर यहां पर साहित्यिक जीवन की शुरुआत इन्होंने बलबन के शासनकाल में ही की थी। तबला और सितार का आविष्कार का श्रेय अमीर खुसरो को ही जाता है। तबला और सितार के आविष्कार का श्रेय अमीर खुसरो को जाता है और इसे तोता ए हिंद भी कहा जाता है। अमीर खुसरो को तोता ए हिंद भी कहा जाता है। इसके बाद बलबन का राजत्व का सिद्धांत, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में पूछा जाता है अक्सर। बलबन का राजत्व का सिद्धांत, बलबन का राजत्व का सिद्धांत देखिए, बलबन के पहले के जितने भी सुल्तान थे उन्होंने सुल्तान की स्थिति एक सामंत की भांति कर दी थी, एक सूबेदार की भांति कर दी थी और यहां पर अमीरों का दबदबा था। इल्तुतमिश के बाद से जितने भी सुल्तान आए उन्होंने अपनी स्थिति को एक प्रकार से कमजोर करके रख दिया था। ताज की प्रतिष्ठा की स्थापना का संकल्प जो था, ताज की प्रतिष्ठा की स्थापना का संकल्प बलबन ने ही लिया था और सुल्तान की यथा स्थिति को फिर पुनः बनाए रखने का प्रयास बलबन ने किया। बलबन के राजत्व सिद्धांत के अंतर्गत पृथ्वी पर सुल्तान को नियाबत एक खुदाई का दर्जा दिया गया। नियाबत एक खुदाई अर्थात ईश्वर का प्रतिनिधि कहा गया सुल्तान को, और सुल्तान के जो कार्य होंगे सभी न्याय संगत होंगे और इन कार्यों के विरुद्ध जनता एवं अमीरों को किसी भी प्रकार का प्रश्न करने का या उसका विरोध करने का या उसकी आलोचना करने का अधिकार नहीं था। बलबन ने अपनी निरंकुशता को कायम रखते हुए
दरबार में पैबोज एवं सिजदा प्रथा की शुरुआत की। पैबोज एवं सिजदा प्रथा। पैबोज में क्या होता है, एक ये ईरानी प्रथा है, इसके अंतर्गत जो भी व्यक्ति दरबार में आता था उसे सुल्तान के चरणों को चूमना होता था, और सिजदा प्रथा के अंतर्गत व्यक्ति को घुटनों के बल बैठकर सम्राट के आगे सिर झुकाकर अभिवादन करना होता है। इसके अतिरिक्त बलबन ने दरबार में हंसने, मुस्कुराने, नाचने, गाने इत्यादि पर पूर्णतः प्रतिबंध लगा दिया था। स्वयं भी अमीरों से कम ही बात किया करता था, और जो वजीर होते थे केवल उनसे ही बात करता था। बलबन ने ईश्वर, शासक एवं जनता के बीच तृतीय पक्षी संबंधों को राजत्व का आधार बनाया, और बलबन ने कुरान के नियमों के आधार पर शासन किया। कुरान के नियमों के आधार पर शासन किया। यहां पर खलीफा के महत्व को स्वीकार किया, खलीफा के महत्व को स्वीकार किया एवं उनके खुतबे को जो है सिक्कों पर अंकित करवाया। यानी ये जो था बलबन का राजत्व का सिद्धांत अति महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये पहला सुल्तान था जिसने राजत्व के सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। अच्छा, मंगोलों का आक्रमण, ये जो है यहाँ पे इसमें अगला पॉइंट आता है, यहाँ पर मंगोलों का आक्रमण। बलबन के शासनकाल में मंगोलों का आक्रमण हुआ। मंगोल जो थे मध्य एशिया में एक कहना चाहिए कि शक्ति की भांति निरंतर अपनी वृद्धि कर रहे थे, और इनका गजनी और बगदाद पर पूर्णतः अधिकार हो चुका था। गजनी और बगदाद पर बलबन ने अपनी पश्चिम उत्तर सीमाओं को मजबूत करते हुए यहां पर योग्य सेनापतियों की नियुक्ति की। इसमें सुमन और पश्चिम उत्तर सीमा को सुमन एवं समाना, ये यहां पे आता है सुमन एवं समाना एवं सिंध तथा मुल्तान, सिंध एवं मुल्तान, इन दो भागों में विभाजित किया। सुमन एवं सुमाना पर यहां पर अपने पुत्र बुगरा खां की नियुक्ति की, और यहां पे जो था शहजादा मोहम्मद की, यानी बलबन ने अपने दोनों पुत्रों के भरोसे देश की पश्चिम उत्तर सीमा को यहां पे छोड़ रखा था। मंगोलों का 1270 में आक्रमण होता है, जहां पर कि शहजादा मोहम्मद के द्वारा इस आक्रमण का वीरता के साथ में सामना किया जाता है, और सीमाएं तो सुरक्षित रहती है। मंगोल यहां पर अब भारत की सीमा के अंदर प्रवेश नहीं कर पाए, लेकिन यहां पे शहजादा मोहम्मद वीर गति को प्राप्त होता है। शहजादा मोहम्मद की मृत्यु के बाद में यहां पर मंगोलों ने 1279 में पुनः आक्रमण किया, और यहां पर जो है इस आक्रमण को यहां पर विफल कर दिया गया। चूंकि शहजादा मोहम्मद अब वीर गति को प्राप्त हुआ था, इस वजह से बलबन को बहुत आघात पहुंचा और वो ज्यादा समय तक जीवित नहीं रह सका, और 1286 में बलबन की यहां पर मृत्यु हो जाती है। बलबन ने अपनी मृत्यु से पहले शहजादे मोहम्मद के पुत्र को यहां पे अपना उत्तराधिकारी नियुक्त किया था, लेकिन अमीरों के दबाव में बुगरा खां के पुत्र कैकूबाद को जो है ये सल्तनत का सुल्तान घोषित किया। अच्छा, यहां पे एक बात याद रखने का है कि जो बुगरा खां भी जो था ये मंगोलों के आक्रमण में घायल हो चुका था, और इसकी स्थिति अब ऐसी नहीं थी कि सल्तनत का भार वो संभाल सके, इसलिए बुगरा खां के पुत्र कैकूबाद को जो है ये सल्तनत का सुल्तान बनाया गया। अच्छा, कैकूबाद जो था एक अयोग्य शासक साबित हुआ। कैकूबाद एक अयोग्य शासक साबित हुआ, और इसकी अयोग्यता का लाभ उठाकर
खिलजी अमीरों ने, खिलजी अमीरों ने, ये यहां पे नाम आता है जलालुद्दीन फिरोज खिलजी के, जलालुद्दीन फिरोज खिलजी के नेतृत्व में विद्रोह करके सुल्तान कैकुबाद को सन 1290 में अपदस्थ करके एक नए वंश की नींव डाली, जिसे कि खिलजी वंश कहा जाता है। और उस वंश का जो संस्थापक था जलालुद्दीन फिरोज खिलजी था। तो हम खिलजी वंश के विषय में अगले वीडियो में देखेंगे।